नमस्ते फ्रेंड्स। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1100 पोजीशन सर्कल बेस ऑफिसर्स की निकाली है और जनवरी 2022 में इसके टेस्ट होने की संभावना है। तो बहुत से लोगों ने हमसे अप्रोच किया कि साहब आप इसका कोर्स करा दीजिए, रिटिन का कोर्स करा दीजिए, बाद में हम इंटरव्यू का कोर्स तो कराते हैं, जैसे आपको पता है हमने पिछले साल भी कराया था। जहां तक इस नोटिफिकेशन के बारे में पता है, आप जानते हैं सर्कल बेस ऑफिसर का जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, उसमें 12 साल तक आपको उसी सर्कल में रहना पड़ता है या स्केल 4 तक आपको वहां रहना पड़ेगा। और इसमें आपको जो जॉब रोल दिया जाता है मोस्टली रूरल ब्रांचेज में ऑपरेशंस का हो सकता है, या आप जो है कुछ थोड़ी बहुत मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। 1100 पोजीशन है और ये 5 स्टेट में है। तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अहमदाबाद सर्कल है जो गुजरात का, एमपी और राजस्थान। और जो इसका रिटन टेस्ट होगा वो 120 नंबर का, जिसमें बैंकिंग 40 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की और कंप्यूटर का 20 नंबर का है, और इंग्लिश 30 नंबर की। 120 नंबर जो आपके इस प्रकार से होते हैं। और इसके साथ ही डेस्क्रिप्टिव होगा जो 50 नंबर का होगा, जिसमें ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग है। तो 170 नंबर के ये टेस्ट होंगे और एक ही दिन में होंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो इंटरव्यू का है जो 50 नंबर का होगा। और हमने सोचा है कि हम इसकी तैयारी कराएं। ऑलरेडी हम इसका बैच चालू कर चुके हैं, जो हमारे ऐप के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी इस रिटन एग्जाम में क्या क्या चीजें आएगी, व्हाट आर एक्सपेक्टेड एरियाज एंड द क्वेश्चंस एरिया वाइज, बैंकिंग में क्या संभावनाएं, जनरल अवेयरनेस में क्या संभावनाएं। हमारे यहां जो दूसरे टीचर हैं वो इंग्लिश का भी करा रहे हैं, तो हमने इंग्लिश और बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस का ये कोर्स चालू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, इसलिए मैं आज YouTube पे आपके साथ ये शेयर करने चाहता हूं। फ्रेंड्स, बैंकिंग में आप क्या पढ़ें, तो मोस्ट ऑफ माय फेलोज जो भी इसके एस्पिरेंट्स हैं, आप जानते हैं आपने कहीं न कहीं बैंकिंग में काम किया होगा, क्योंकि इसमें 2 साल का अनुभव आपका किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में आपने काम किया हो, वो अनुभव इसमें चाहिए। तो बेसिक बैंकिंग आप जानते होंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बैंकिंग में से, तो देखिए सबसे पहला होता है इसमें टॉपिक, देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है आपका, बैंकिंग स्ट्रक्चर, अब आप जानते हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर देश का है, जिसमें कई प्रकार के बैंक्स हैं, जिसके कई प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं। उदाहरण के लिए एक शेड्यूल बैंक है, एक नॉन शेड्यूल बैंक है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं, और आप जानते हैं इसका आंसर आपने पढ़ा होगा। शेड्यूल बैंक वो हैं जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में जिनका नाम है। क्या हमारे यहां नॉन शेड्यूल बैंक? हाँ, है कुछ बैंक जो नॉन शेड्यूल बैंक है,
जिसमें से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मोस्टली, या लोकल एरिया बैंक्स हैं। दूसरा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमर्शियल बैंक है, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो हमारे यहां दूसरा जो स्ट्रक्चर है, जो टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, उसमें एक कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं। और कॉमर्शियल बैंक्स में आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस 11 नेशनलाइज बैंक, टोटल 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? हो सकता है कोई मर्जर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि आंध्रा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ था, हो सकता है आपका जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हुआ था। ये मर्जर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद में बैंकिंग स्ट्रक्चर में रीजनल रूरल बैंक्स हैं, हो सकता है इसमें से आपके कैपिटल का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसकी ऑथराइज कैपिटल जो 2015 में कानून बना आरआरबी अमेंडमेंट, उसमें से क्वेश्चन आ जाए कि इसकी ऑथराइज कैपिटल क्या है। किसी भी बैंक की ऑथराइज कैपिटल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। इसकी ऑथराइज कैपिटल क्या है, इसका लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट क्या है, इसकी टोटल बैलेंस शीट का साइज क्या है, इसके जो डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे आप जानते हैं योनो इनका प्रोडक्ट है वो आ सकता है। तो ये बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार के आएंगे, या तो वो ऑथराइज कैपिटल का आएंगे, हो सकता है कोई चेयरमैन बदला हो, कोई एमडी बदला हो, उसका क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है किसी की टैगलाइन आ जाए। तो बैंकिंग में जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर में से आपके यही क्वेश्चन है। अब एक होता है टाइप ऑफ बैंकिंग, जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं एक नैरो बैंकिंग है, एक शैडो बैंकिंग है। नैरो बैंकिंग क्या होती है ये भी आ सकता है। नैरो बैंकिंग में रिस्क फ्री बैंकिंग होती है, लोन नहीं दे सकते, डिपॉजिट ले सकते, ये नैरो बैंकिंग है। शैडो बैंकिंग अनऑथराइज बैंकिंग है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है कि हॉरिजेंटल बैंकिंग क्या है और वर्टिकल बैंकिंग क्या है। अभी जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग जो है, आप जानते हैं नए जो लाइसेंस मिले स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये आप जानते हैं ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के विशेष उद्देश्य के लिए बैंक खोले जाए, विशेष प्रोडक्ट के लिए बैंक खोले जाए, ये आपकी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग या वर्टिकल बैंकिंग है। इसके बाद में एक वर्टिकल ग्रोथ ही है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। बैंकिंग जो ग्रोथ होती है, अगर बैंक बढ़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं जो ब्रांच एक्सपांशन से बनते हैं, और जो वर्टिकल बनते हैं वो एक्विजिशन से बनते हैं, मर्जर से बनते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद में आते हैं सब एनबीएफसी के एक प्रश्न आ सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आप जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वही बैंकिंग सेवाएं देती है एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती। अब यहां से भी प्रश्न आ सकता है क्या ये डिपॉजिट ले सकती हैं, एफडी ले सकती हैं। आप जानते हैं ये एफडी ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने पीरियड की ले सकते हैं। तो आप जानते हैं ये 1 साल से ऊपर और 5 साल से नीचे की डिपॉजिट ले सकती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस स्ट्रक्चर के उसमें आ सकते हैं। अब दूसरा जो है आपका देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स में से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बैंकिंग प्रोडक्ट आप जानते हैं बैंकों के प्राइमरी फंक्शन और एंसिलरी फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस जो है आप बैंक के प्राइमरी फंक्शंस जो आप जानते हैं, प्राइमरी फंक्शंस जो है आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा होगा, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्राइमरी फंक्शंस जो है आपके प्राइमरी फंक्शंस जो आपके हैं, अब प्राइमरी फंक्शंस तो आप जानते हैं कि एक तो आपका डिपॉजिट लेने का है और दूसरा आपका लोन्स का है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लोन्स में आ सकते हैं। डिपॉजिट में से जो क्वेश्चन आते हैं डिमांड डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट जिनको आप कहते हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब ये इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली या अर्लियर मींस मंथली भी दिया जा सकता है। कौन तय करता है, बैंक अपना अपना तय करते हैं। इसके बाद में कासा की फुल फॉर्म आ सकती है। इसके बाद में
एफडी का मैक्सिमम पीरियड आ सकता है 10 साल की एफडी जनरली बैंक लेते हैं। एफडी के अगेंस्ट में लोन देते हैं, आप जानते हैं ओडी देते हैं, लेकिन दूसरे बैंक की एफडी पे लोन नहीं दे सकते। ये भी प्रश्न आ सकता है, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं होती। इसके बाद में मेजर क्वेश्चंस लोन में आते हैं, और आप जानते हैं लोन्स में रिटेल लोन्स, उसके बाद जो है कॉर्पोरेट लोन्स आते हैं, एग्रीकल्चर लोन्स आते हैं, एमएसएमई लोन्स आते हैं। इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। अब यहां से अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई लोन में जो है आप ट्रेडर्स को लोन देते हैं या वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हैं या इंडस्ट्रीज को लेते हैं, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैसे किया जाता है? तो आप जाने, आपने पढ़ा होगा, आपने कुछ काम किया भी होगा। वर्किंग कैपिटल लोन जो दिए जाते हैं उसके 4-5 मेथड है। पहला मेथड अगर आपको लोन्स का देखना तो एक आपकी नायक कमेटी है जो टर्नओवर मेथड के आधार पर देती है। नायक कमेटी टर्नओवर मेथड, 20% ऑफ टर्नओवर आप लोन कर देते हैं, ये टर्नओवर मेथड है। इसके बाद एक है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में ऑपरेटिंग साइकिल निकाला जाता है, कितने दिन का रॉ मटेरियल चाहिए, कितने दिन का आपको फिनिश गुड्स रखना है, कितने दिन के डेटर्स है, ये साइकिल होता है। मान लो एक 90 दिन का साइकिल है तो एक साल में 4 साइकिल हो गए। 4 साइकिल तो 4 का भाग दे दो आप, जितने भी परचेजेस होते हैं उसमें 4 का भाग दो, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब ये पूरा डिटेल जो कोर्स कराया जाएगा वो हमारे एक एक चैप्टर में कराया जाएगा। आज मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं। लोन्स में और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? लोन्स में और क्वेश्चन हो सकते हैं साहब, आपकी जो है एनपीए का क्वेश्चन आ सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में आ सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप जानते हैं, अगर आपका जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज है जिसमें आपका ट्रेडर्स आ गए, अब इनको आप एनपीए कहते हैं। तो साहब 90 डेज तक लोन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन 90 डेज, वो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब इसका क्लासिफिकेशन आ सकता है, अब सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। उसके बाद में आपका जो है लॉस एसेट्स। इन पे प्रोविजन क्या हो सकता है? इनके प्रोविजन के रिजर्व बैंक के रूल्स है। प्रोविजन का एक सर्कुलर है कि आप जो है प्रोविजन करेंगे तो 15% सब स्टैंडर्ड पे करेंगे, डाउटफुल पे जो है आपका डाउटफुल 1 पे आप 25% करेंगे, डाउटफुल 2 पे आप 40% करेंगे, डाउटफुल 3 पे 100% करेंगे, और अगर उसमें से कोई अनसिक्योर्ड पोर्शन तो उसपे एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा, जो सब स्टैंडर्ड में 10% है, और उसके बाद में डाउटफुल लॉस में 100% प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये आपके एनपीए से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपको लोन्स में बताया वर्किंग कैपिटल का, दूसरा बताया आपको एनपीए का, और तीसरा जो लोन्स में क्वेश्चन आता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स का आ सकता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर्स आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस 2020 में ही नई आई है, और उसमें 2021 में भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं। अब प्रायोरिटी सेक्टर में आपको पता है कि आपको पब्लिक जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको 40% प्रायोरिटी सेक्टर लोन करना पड़ता है, रीजनल रूरल बैंक को 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक को 75% प्रायोरिटी सेक्टर एएनबीसी का करना पड़ता है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्रीकल्चर को कितना? 18%। एग्रीकल्चर में भी एक सब क्लॉज है कि फार्मर और मार्जिनल फार्मर को 10% करना पड़ता, जो पहले 8% होता था, और ये 2024 तक टारगेट पूरे करने। इसके बाद में आप जानते हैं एजुकेशन लोन की 20 लाख की, एजुकेशन लोन की 20 लाख की सीलिंग है। होम लोन जो है आपको 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन पे अलग है, और 10 लाख से पॉपुलेशन कम पे अलग है। 10 लाख से कम पे 25 लाख का लोन, वैल्यू 30 लाख, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन पे 35 लाख लोन, और वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 करोड़ कर दिया,
अगर वो हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें 10 करोड़ तक का लोन। रिन्यूएबल एनर्जी है 30 करोड़ कर दिया, जो पहले 15 करोड़ था। इस एक्सपोर्ट का जो है वो 40 करोड़ तक का। इसके बाद में आपका वीकर सेक्शन को टोटल लोन का 12% होना चाहिए। डिटेल में इसका चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता है, जो मैं आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा। मैं आपको आज केवल एक समरी बता रहा हूं। तो ये आपके इसमें से लोन्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब लोन्स के बाद में अब आते हैं साहब इसमें लोन रिकवरी। और लोन रिकवरी के जो एक्ट है, आप सबसे पहले आपका सरफेसी एक्ट है। और सरफेसी एक्ट जो 2002 का है साहब, इसमें आपको सेक्शन 13 और सेक्शन 13A आपको याद करनी है। सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 17, सेक्शन 20 जो सरसई की है, सेक्शन 20 ऑफ सरफेसी एक्ट से सरसई बनी है। और सरसई में आजकल हर फाइनेंस करने के बाद एसेट का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यह भी एक प्रश्न आ सकता है सरफेसी एक्ट में से। डीआरटी एक्ट, डीआरटी का संशोधन हो चुका, आप जानते हैं आईबीसी एक्ट में जब संशोधन आया 2016 में, इंस्टॉलमेंसी बैंकरप्सी को, उसके बाद डीआरटी का एरिया जुरिडिक्शन अलग हो गया और आईबीसी जो एनसीईआरटी जो बनेंगे उनका जुरिडिक्शन अलग बन गया। कंपनी जो जाएगी वो जाएगी एनसीईआरटी में, और फर्म और इंडिविजुअल जाएंगे कहां पर? डीआरटी में। अब डीआरटी में सीलिंग क्या है? वो 20 लाख कर दिया। 20 लाख से ज्यादा के केस ही डीआरटी में जाएंगे। अब बाकी इसके अपील के क्वेश्चंस हैं, वो डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये रिकवरी एक्ट है जिसमें आपके सरफेसी, डीआरटी और आईबीसी में संबंधित क्वेश्चंस बैंकिंग में आ सकते हैं। एक छोटा सा एक और एक्ट है जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138, जिसमें बाउंसिंग ऑफ चेक, और बाउंसिंग ऑफ चेक होने के बाद में आप केस लगा सकते हैं। अब उसकी स्टेज है कि आप पहले नोटिस देंगे, उसके बाद में आपको 1 महीने में उसका केस करना जरूरी है। उसके बाद में एक नया प्रोविजन आ गया कि कोर्ट चाहे तो 20% आपको पहले दे सकता है। तो ये आपके रिकवरी एक्ट। तो बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं। प्रोडक्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको प्राइमरी फंक्शंस बताए, और प्राइमरी फंक्शंस में बताए डिपॉजिट और एडवांसेज। और डिपॉजिट के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप जानते होंगे। डिपॉजिट में आपके जो आपका जो है आरडी है, इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं साहब प्राइमरी फंक्शंस के अलावा जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, एक होता है उसमें एक एजेंसी फंक्शन, एक यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन किसे कहते हैं? जो हमारे लिए प्रोडक्ट हम बेचते हैं कमीशन बेसिस पे। उदाहरण के लिए आप इंश्योरेंस बेचते हैं, उदाहरण के लिए आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उदाहरण के लिए आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं। ये एजेंसी फंक्शंस है, इसमें कमीशन मिलता है हमको, इसमें क्रॉस सेलिंग होती है। इसमें एक वर्ड आता है क्रॉस सेलिंग का। तो ये आपके इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद यूटिलिटी फंक्शंस हैं जो बैंक के हैं लेकिन सर्विसेज देते हैं, जैसे आरटीजीएस है, एनईएफटी है। आरटीजीएस, एनईएफटी में प्रश्न आ सकते हैं। आप जानते हैं आरटीजीएस 24/7 होती है, और एनईएफटी जो है आपकी वो भी 24/7 होती है। लेकिन एनईएफटी में आपका चेंज क्या हुआ कि नेपाल की एनईएफटी आपने क्या कर दिया? 2 लाख कर दिया। पहले कितना था? 50,000। पहले क्या था? 12 माह टाइम सी कर सकते थे, साल भर। अब क्या कर दिया? कोई लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर हो, अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर हो। तो ये आपका एनईएफटी का क्वेश्चन है। इसके बाद आईएमपीएस का क्वेश्चन है। आईएमपीएस की सीलिंग पहले क्या थी? अधिकतम 2 लाख, अब क्या कर दिया? 5 लाख। तो ये आपका। अब एनईएफटी कौन कंडक्ट करता है? आरटीजीएस कौन कंडक्ट करता है? ये आरबीआई कंडक्ट करता है। आईएमपीएस कौन करता है? ये एनपीसीआई करता है। तो ये आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स में से। अब यहां डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप जानते हैं और सारे और भी प्रोडक्ट है, जिसमें आपके पास स्विफ्ट है, और स्विफ्ट जो है बाहर जाती है। तो हो सकता है स्विफ्ट का हेडक्वार्टर का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और स्विफ्ट का हेडक्वार्टर आप जानते हैं कहां पर? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो ये आपके क्वेश्चन। अब इसमें भी आपके कोड होते हैं। तो आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड आप जानते हैं 11 डिजिट का होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में आप जानते हैं
ये भी कोड है, इसका भी आपका स्विफ्ट में भी कोड है जो आपका 8 डिजिट और 11 डिजिट का हो सकता है। तो ये आपके कोड से आगे। अब प्रश्न आता है इसके बाद में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल बैंकिंग, सीबीएस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सीबीएस आप जानते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं ये यूटिलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं, बैंक के फंक्शंस में। इसके बाद में इनके अलावा मर्चेंट बैंकिंग के क्वेश्चंस है जो आपके हर एक ब्रांच नहीं करती है। मर्चेंट बैंकिंग आपकी जानते हैं जो कैपिटल जो है अरेंज करते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, ये अलग है, ये आपको। तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बैंक के प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। अब बैंक के प्रोडक्ट के क्वेश्चन के बाद में आपके आते हैं सब, इसी में आपके पेमेंट गेटवेज वगैरह आ सकते हैं, भारत बिल पेमेंट आ सकता है। इसके बाद में जो है ये पेटीएम है, गूगल पे है, भारत पे है, ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बैंक के प्रोडक्ट्स में से ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अब बैंक के प्रोडक्ट के बाद हम चलते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स में आप जानते हैं चेक है, ड्राफ्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है। और चेक के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा हम पढ़ाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। सेक्शन 4 क्या है साहब? प्रोमिसरी नोट्स के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सेक्शन 5 है प्रोमिसरी नोट के बारे में, और सेक्शन 6 चेक्स के बारे में। अब चेक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है। टाइप ऑफ चेक, ओपन चेक, बेयरर चेक जो है आपका, ऑर्डर चेक है, क्रॉस चेक है, अकाउंट पेई चेक है, स्पेशल क्रॉसिंग है, ये टाइप ऑफ चेक है। उसके बाद में डेट के हिसाब से आप जानते हैं पोस्ट डेटेड चेक है, या स्टेल चेक है, या एंटी डेटेड चेक है, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में चेक का बाउंसिंग का आता है, सेक्शन 138 आ सकता है। इसके बाद में चेक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और भी वही क्वेश्चन है साहब, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पेमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। इसके बाद पेइंग बैंकर के प्रोटेक्शन कौन से सेक्शन में मिलता है। तो आप जानते हैं सेक्शन 85A आपने पढ़ा होगा, 128 पढ़ा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये पेइंग बैंकर के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। सेक्शन 131 कलेक्टिंग बैंक के लिए। इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन और है सेक्शन 25 का। सेक्शन 25 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसके तहत बैंकों की छुट्टियां डिक्लेयर की जाती है। तो एनआई एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें ये आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद में साहब आपके लोन्स में एक चीज और रह गई जो सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और सिक्योरिटीज क्या होती है? देखिए, एक बार आप लियन मार्क करते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी है। दूसरा आप करते हैं आपका चार्ज लगाते हैं, चार्ज, ये भी एक सिक्योरिटी है। तीसरा आप असाइनमेंट करते हैं, जैसे एलआईसी पॉलिसी में असाइनमेंट करते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी है। चौथा आप हाइपोथिकेशन करते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स, ये भी एक सिक्योरिटी है। इसके बाद आप मॉर्गेज करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, ये मॉर्गेज भी आपकी एक सिक्योरिटी है। मॉर्गेज ये आपकी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में मॉर्गेज है। मॉर्गेज भी कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज भी एक सिंपल मॉर्गेज है, एक डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, एक इंग्लिश मॉर्गेज है, एक यूजुफैक्चरी मॉर्गेज है, एक अनामोलस मॉर्गेज है। तो टाइप ऑफ मॉर्गेज भी आ सकती है। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन की परिभाषा कहां दी हुई है? आप जानते हैं हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे लियन, आप जानते हैं एफडी पे आप लगाते हैं, लियन लगाते हैं। प्लेज क्या होता है? जब आप पोजेशन अपने पास में होता है उसको प्लेज करते हैं, जैसे वेयर हाउसिंग है, शेयर्स प्लेज करके आप लोन करते हैं। अब शेयर में भी एक क्वेश्चन है कि आप इंडिविजुअल व्यक्ति को एक लोन शेयर्स के अगेंस्ट में अधिकतम कितना दे सकते हैं? आपको पता होना चाहिए, आप 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये भी एक क्वेश्चन है। लोन का एक क्वेश्चन और है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपका सेक्शन 20 में दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप लोन के रेस्ट्रिक्शंस, उदाहरण के लिए आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या आपके स्टेज 4 एंड अबव के जो ऑफिसर्स है, उनको जो लोन करेंगे वो बोर्ड ही सैंक्शन करेगा, बोर्ड। लेकिन इसकी सीलिंग है
कि 5 पहले था वो 25 लाख था और अब कितना कर दिया, 5 करोड़। रिजर्व बैंक ने अभी 2 महीने पहले सर्कुलर है कि 5 करोड़ से ऊपर के जो लोन होंगे वो आपका बोर्ड करेगा। पहले 25 लाख था, बड़ा चेंज कर दिया इसमें। तो ये जो है आपका लोन्स में जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बैंकिंग में जो आपके क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार के आ सकते हैं। अब प्रश्न करते हैं बैंकिंग के से अलावा। तो देखिए, सबसे पहले एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है सेंट्रल बोर्ड का गठन, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो 5 साल के लिए हो सकता है अधिकतम, वो आ सकता है। दूसरे जो मेंबर्स हैं वो 4 साल के लिए लगाए जाते हैं। इनको दोबारा भी लगा सकता है, गवर्नर को भी दोबारा लगा सकता है, 2 टर्म अधिकतम कर सकता है। इसके बाद में आरबीआई की जो है कैपिटल, आप जानते हैं आरबीआई कौन सी बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, आप जानते हैं। और आरबीआई एक्ट में लिखा है आरबीआई इज ए कॉर्पोरेट बॉडी। आरबीआई की कैपिटल कितनी, 5 करोड़। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ। फाइनेंस ईयर अब क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पहले क्या था, पहले 1 जुलाई से 30 जून। तो आरबीआई में बहुत सारे क्वेश्चन है। आरबीआई में गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट में क्वेश्चन है। वेज एंड मीन्स एडवांस दिया जाता है, उसकी लिमिट फिक्स की जाती है। सेकंड को है जो हाफ ईयर, इसके लिमिट कितने हैं, 50,000। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आरबीआई की करेंसी इशू के, तो आपको करेंसी सेट के क्वेश्चन रखते हैं। नोट रिफंड रूल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नोट रिफंड रूल्स आप जानते हैं कि एक है 50 रुपए से है और उससे ऊपर का नोट है, उसके रूल्स क्या है। अगर वो 40% से ज्यादा, 80% से कम हिस्सा है तो आप आधा देंगे, 80% से ज्यादा हिस्सा है तो पूरा देंगे। ये नोट रिफंड रूल है। तो ये आपके करेंसी में से, इश्यू ऑफ करेंसी में से, और इश्यू में करेंसी में से आपको सेक्शन 22 से 26 आरबीआई एक्ट के क्वेश्चन है। 26 क्या कहता है, 26 कहता है लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब गारंटी देती है सब नोटों की, तभी वो लीगल टेंडर है। कई लोग गलती कर जाते हैं, नोटों की गारंटी कौन देता है, कई लोग ले जाते हैं आरबीआई देता, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देती, हर एक नोट पे लिखा हुआ है। तो आरबीआई एक्ट में से इश्यू ऑफ करेंसी आ गया। आरबीआई एक्ट में से आपका सीआरआर आ गया, सेक्शन 42 के तहत सीआरआर है। आरबीआई एक्ट में से मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में एक बार आती है और इसका उद्देश्य है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, ग्रोथ को बढ़ाना। ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके मेंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सेक्शन 45Z ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 45Z ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है 2016 में। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और ये पॉलिसी, इससे संबंधित क्वालिटेटिव पॉलिसी, क्वांटिटेटिव पॉलिसी, इसकी रेट्स, बैंक रेट, रिपो रेट, एमएसएफ और रिवर्स रिपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीजें इसमें आरबीआई में कवर होती है। आरबीआई में एक चीज और है जो फेमा एक्ट, और फेमा एक्ट में से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनआरआई की डेफिनेशन क्या है, ये आ सकता है। एलआरएस क्या है, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम क्या है। लिबराइज रेमिटेंस स्कीम में 2.5 मतलब $2.5 लाख तक आप विदाउट आरबीआई की परमिशन के भेज सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं। ये इसमें से आएगा क्वेश्चन। फेमा एक्ट में से क्वेश्चन है। आप जानते हैं फेमा एक्ट में LERM, लिबराइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, 1992 में आ गया। इसका मतलब है कि अब फॉरेन एक्सचेंज के रेट कौन तय करता है, आंसर इज मार्केट तय करता है, आरबीआई तय नहीं करता है। 92 के बाद में आरबीआई तय नहीं करता है। तो ये आ सकते हैं। डिमोनेटाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। इसके बाद में आरबीआई में से जो है आपके सुपरविजन वगैरह का है, और एक चैप्टर इसमें बेसल कमेटी का होगा।
बेसल कमिटी आप जानते हैं, अभी बेसल कमिटी 3 है, और बेसल कमिटी में कैपिटल रिक्वायरमेंट और असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क वेटेड एसेट का असेसमेंट, वो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा सेपरेटली। तो ये आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में। अब होता है बैंक बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन सेक्शन 5 से चलते हैं। एक तो होता है ऐसा, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक किसे कहते हैं, उसके बाद में बैंक के काम क्या है, सेक्शन 6, सेक्शन 5B। उसके बाद बैंक कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 9। बैंकिंग रेगुलेशन सेक्शन 9 में नॉन बैंकिंग एसेट का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नॉन बैंकिंग एसेट वो होते हैं जो बैंकिंग से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए हमने कई एनपीए में किसी का मकान हमने खरीद लिया, बैंक ने सेटलमेंट में, वो नॉन बैंकिंग एसेट है। 7 साल में उसका डिस्पोजल करना जरूरी है, 7 ईयर्स में, नॉन बैंकिंग एसेट, अदरवाइज आरबीआई से एक्सटेंशन ली। इसी प्रकार के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है साहब। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका सेक्शन 24 क्या कहता है, एसएलआर के बारे में। सेक्शन 25 बीआर एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 25 एसेट इन इंडिया कितने रहेंगे। तो फॉरेन बैंक को अपनी इंडिया की लायबिलिटी का 75% इंडिया में ही रखना पड़ेगा, ये 25 सेक्शन 25 कहता है। सेक्शन 20C बीआर एक्ट क्या कहता है सर, सेक्शन 26 बीआर एक्ट क्या कहता है कि आपके 10 साल तक कोई डिपॉजिट क्लेम करने वाला नहीं आया ड्यू होने के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिट ड्यू एंड देन आफ्टर दैट 10 इयर्स तक कोई लेने आया, वो अनक्लेम डिपॉजिट, ये कहां जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। कट ऑफ डेट क्या होती है साहब, 31 दिसंबर। तो ये आपका अनक्लेम डिपॉजिट्स वाला क्वेश्चन सेक्शन 26, सेक्शन 27, 28 इंफॉर्मेशन जो आरबीआई लेता है, पब्लिश कर सकता है इसके बारे में। और सेक्शन 29 क्या ऐसा, बैंक की बैलेंस शीट कौन से कानून के तहत बनती है, और बैंक की बैलेंस शीट बनती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 29 के तहत। सेक्शन 30 ऑडिट का है, स्टेटरी ऑडिट का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पैनल देता है आपको सीएस का, आपको अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है और उनको ऑडिट करना है, स्टेटरी ऑडिट है। सेक्शन 31 कि आपका ऑडिट करा के विद इन 90 डेज आप एक कॉपी ऑडिटेड रिजर्व बैंक को भेजो, ये आपका। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35 जो डायरेक्शंस का है। अगर बैंक आरबीआई देखता है आप सही नहीं चल रहा है कोई बैंक, उसको अंडर डायरेक्शन जा सकते हैं सेक्शन 35A में। सेक्शन 35 इंस्पेक्शन का है और सेक्शन 35 डायरेक्शन का है। अब देखोगे बहुत सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक हैं, अभी 2-4 बैंक तो अब हमेशा आते ही जाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया, उसको डायरेक्शन में ले लिया। डायरेक्शन का मतलब है कि वो फर्दर कोई लैंडिंग नहीं कर सकता, कोई डिपॉजिट नहीं ले सकता, एक रेस्ट्रिक्टेड मनी ही विड्रॉल दे सकता, ये डायरेक्शन है। इसके बाद में सब बैंक के अमलगेशंस है, मर्जर्स हैं, ये सेक्शंस हैं। सेक्शन जो है आपके, इसके बाद में जो है आपके जो सेक्शंस आएंगे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आएंगे पेनल्टीज के, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 45, सेक्शन 47 में बैंकों पे पेनल्टी लगाता है। ये आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक सेक्शन 56 भी है साहब, और सेक्शन 56 में आप जानते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनका अलग से अमेंडमेंट भी हुआ लेटेस्ट। अभी अब रिजर्व बैंक आरबीआई के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, इनके डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको सुपरसीड कर सकता है, इनको डायरेक्शन जारी कर सकता है। ये जो है आपके बैंकिंग रेगुलेशन। तो बीआर एक्ट हो गया और आरबीआई एक्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। अब सब इसके बाद बैंकिंग में जो है आपके डीआईसीजी है, छोटा सा क्वेश्चन आप जानते हैं, डीआईसीजी आपने 5 लाख तक कर दिया, और एक इसमें नया अमेंडमेंट हुआ है। वो नया अमेंडमेंट क्या है, इस नया अमेंडमेंट में है
कि अब डायरेक्शन जारी करने के बाद 90 डेज में भुगतान हो जाएगा। ये इस साल का डायरेक्शन अमेंडमेंट है। तो डीआईसीजी आ गया। इसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये मैंने बता दिया। पेमेंट एंड सेटलमेंट में जितने भी जो पेमेंट एंड सेटलमेंट के इंटरमीडिएट है उनके लाइसेंस देने का काम रिजर्व बैंक इसी एक्ट के तहत करता है। कंपनी एक्ट बहुत बड़ा है। कंपनी और टाइप ऑफ कंपनी आप जानते हैं। 1% कंपनी की परिभाषा चेंज हो गई, वो आ सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, ये परिभाषाएं आपको इसमें से आ सकती है। इसके बाद कंपनी में सेक्शन 135 जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का है। कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट जो बनती है वन सेक्शन 129 शेड्यूल 3 के अनुसार बनती है, ये भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद कंपनी का वाइंडिंग पे, कंपनी का चार्ज रजिस्ट्रेशन का है। सेक्शन 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कितने दिन में होना चाहिए। अब वो पुराना चेंज हो चुका है, जो पहले आप 30 दिन प्लस 270 दिन करते थे वो खत्म हो गया, वो पुरानी कंपनी पे लागू है। नई कंपनी में 120 डेज है अधिकतम, 30 प्लस 30 प्लस 60, इसमें आपका चार्ज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से चार्ज रजिस्ट्रेशन का हो सकता है। तो कंपनी एक्ट के ये धाराएं, बोर्ड, कंपनी बोर्ड, कंपनी के बोर्ड का जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अधिकतम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन। 15 हो सकते हैं। 1/3 कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एक कौन होनी चाहिए, महिला। सेक्शन 149 ए के तहत एक महिला भी डायरेक्टर होनी चाहिए। तो कंपनी एक्ट इसमें आएगा। तो ये सब बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, और ये बैंकिंग के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इसी दायरे में आने चाहिए। अब उसके बाद में बैंकिंग में, मार्केटिंग में हो सकता है मार्केटिंग के क्वेश्चन बैंकिंग में आ जाए। टाइप ऑफ मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग है, एसटीपी, ये आपके। अब आते हैं साहब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो 30 नंबर का आपका, ध्यान रखिए फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हैं। तो क्या आ सकता है, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में क्या आएगा, जैसे आप देखोगे आज ही चाइना में भारत ने नया राजदूत लगाया है, प्रदीप कुमार रावत को लगा दिया। पहले कौन था, विक्रम मिश्री। मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का आज की तारीख में ये आ सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर का नया हेड बन गया, तो ट्विटर के नए हेड आ गए। इसमें मंत्री भी आ सकते हैं कि आपका जो है पर्यावरण मंत्री कौन है, आपका कानून मंत्री कौन है, आपका आईटी मंत्री कौन है। मंत्रियों में चेंजेस हुए तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपॉइंटमेंट्स में से ये भी आ सकते हैं, और अपॉइंटमेंट में बैंक के अगर कोई चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी आ सकता है। बैंक के चेयरमैन में उदाहरण के लिए आप जानते हैं सेंट्रल बैंक में नए एमडी चेयरमैन, सीईओ लगे, तो ये आपके इसमें आ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद में स्कीम और बजट, बजट की और स्कीम अच्छा टॉपिक है और काफी डिटेल टॉपिक है। स्वनिधि योजना आप जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। स्वनिधि योजना 10,000 तक का फ्री वालों को लोन देना। गारंटी फंड है इसका, जो सिडबी गारंटी देता है। इसके बाद मुद्रा योजना है, ये योजनाओं में आ सकती है। नरेगा योजना है, जनधन योजना है, किसान सम्मान योजना है, किसान गरीब कल्याण योजना है, कुसुम योजना है, ये बहुत सारी योजना है। कुछ पेंशन की योजना है, अटल पेंशन योजना है, मानधन योजना है, ये योजनाओं के क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके जो है बजट में से जो क्वेश्चन आता है साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल बजट कितने अमाउंट का है, और एक फिस्कल डेफिसिट कितना है। अब जानते हैं फिक्स्ड डेफिसिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गत वर्ष के बजट में 21-22 के जो बजट में आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, 6.8% ऑफ जीडीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट के बाद में कुछ किताबें हैं
और किताबों में आपकी जो लेटेस्ट किताब है, आपको बताया एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने भी एक किताब लिखी है। रजनीश कुमार साहब ने किताब लिखी है, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं मानता हूं मेरे हिसाब से। उसके बाद में एक चीफ जस्टिस ने भी किताब लिखी है, जस्टिस फॉर ए जज किताब का नाम है, रंजन गोगोई साहब ने लिखी। तो ऐसी किताबें जो प्रोमिनेंट राइटर्स है उन्होंने लिखी हैं, वो किताबें इसमें से आ सकती है जनरल अफेयर्स में। डेज आते हैं, डेज आप जानते हैं, अभी नौसेना ने अपना दिवस मनाया, अभी और कई सारे डेज है, योगा डेज है, एक प्रवासी भारतीय दिवस है। डेज तो आपके जनरली जो डेज आपके दिसंबर के डेज याद कर लीजिए। दिसंबर में आपको ह्यूमन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो भी आ सकता है। कमिटीज आ सकती हैं, बहुत सारी कमिटीज बैठती हैं। पुरानी कमेटी में आप जानते हो नरसिम्हन कमेटी जो बैंकिंग रिफॉर्म्स पे आई थी, वागुल कमेटी जो मनी मार्केट पे आई थी, वो पुरानी कमेटियां। नई कमेटियां भी जो आपके जैसे बैड बैंक पे कमेटी बनी, वो आ सकती है, जिसमें आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन चुकी है, रिजर्व बैंक ने इसकी परमिशन दे दी है। ये कमिटी कौन सी रिकमेंडेशन पे बनी थी, तो ये आपका इसमें आ सकता है कमिटीज में। समिट से जो है, समिट जानते हैं G20, G7, ब्रिक्स सम्मेलन, ये आपके अब B20 अभी आपको बताया G20 की मीटिंग इटली में हुई थी, इटली में मतलब रोम में हुई थी, और ये यहां पर प्रधानमंत्री गए थे। और आपको बताया इसके बाद में जो है आपका एक G7 और G20 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 2022 दिसंबर में भारत इसका चेयरमैन बन जाएगा G20 कंट्रीज का, और जो 2023 की मीटिंग होगी उसको भारत चेयर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन G20 का हो सकता है। तो G20 में ये समिट्स जो है आपके, अभी एससीओ समिट है, आप जानते हैं शंघाई कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका सम्मेलन दुशांबे में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो ये आ सकता है। अभी इस्लामिक कंट्रीज का पाकिस्तान में हुआ है, कल परसों ही हुआ है। ये इस प्रकार के समिट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो समिट्स के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके हेडक्वार्टर है, इनके चेयरमैन है। वर्ल्ड बैंक IMF के बाद में AI भी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर, इसका चेयरमैन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कौन, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है। ADB है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ADB के बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस है, इसके हेडक्वार्टर का ये आ सकते हैं। इसके बाद अवार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, और आप जानते हैं अवार्ड्स पे एक तो पद्म विभूषण अवार्ड सभी मिलते हैं, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इवन भारत के प्रधानमंत्री को भूटान ने अवार्ड दिया अभी रिसेंटली, वो भी आ सकता है। इसके बाद में आपके मिस यूनिवर्स का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरनाज सिंधु जो अभी बनी है मिस यूनिवर्स 20 साल बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। गेम्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अवनी लखेरा है, या और भी ओलंपिक पैरा ओलंपिक के जो मेडल्स के बारे में, कितने मेडल मिले थे, किस किस के मिले थे। खेल रत्न अवार्ड है, उसमें आ सकते हैं अवार्ड्स में। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस में से आपके हो सकता है कुछ जो है नए जो है एयरपोर्ट्स वगैरह जो नए बने उनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में मैंने बता दिया राज्यपाल वगैरह के क्वेश्चन जो है, स्टेट के राज्यपाल, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके
अब एक चीज और बता रहा हूं कि जैसे अभी रिजर्व बैंक ने जो भी नई चीज निकाली वो क्वेश्चन, तो रिजर्व बैंक की साइट्स पे आप देखेंगे जो भी नए सर्कुलर, उदाहरण के लिए रिटेल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आप खोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप कि आप जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल 10,000 रुपए तक अब डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकता है। 30 नवंबर को ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन किया था। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। आरबीआई गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। आरबीआई गोल्ड बॉन्ड, तो आप जान सकते हैं कि इंडिविजुअल को कितना गोल्ड खरीद सकते हैं, 4 किलो, ये आ सकता है क्वेश्चन। कितना ब्याज दिया जाता है, 2.5%, ये आ सकता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप अपना आंसर ढूंढना, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि यहां मैं बाद में लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है जैसे WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस में फर्स्ट सेकंड हाफ ईयर की लिमिट कितनी है? सेकंड हाफ ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से तय करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेज एंड मीन्स एडवांस। पहले क्वार्टर में क्या थी? 1,20,000 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 50,000 करोड़। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये एक समरी बताई है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस के इसमें से आ सकते हैं। और ये कोर्स हम डिटेल में करा रहे हैं। ये कोर्स हम जो है आपको पहले टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं और हम इसको हमारे एप्लीकेशन बेवाल क्लासेस के ऐप पे पढ़ा रहे हैं। और बेवाल क्लासेस के ऐप पे माध्यम से जो क्लास पहले हो चुके हैं वो भी आप बाद में ज्वाइन करने वाले देख सकते हैं। इस कोर्स में सेकंड पार्ट है इंग्लिश का, वो हमारे दूसरे जो टीचर है मिस्टर अर्जुन सिंह राठौड़ साहब पढ़ा रहे हैं। और ये दोनों कोर्स हम लगभग 15 से 20 दिन में पूरा करेंगे। और इसकी फीस बहुत नॉमिनल 5,000 रुपीज रखी है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, जिसमें आपको पीडीएफ भी इसमें मिलेगी, पूरी पीडीएफ इसमें डाली जाएगी, साथ में आपके टेस्ट पेपर्स भी इसमें आएंगे जो हम बनाएंगे और आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। होप कि आपको ये कोर्स आपके मिशन को पूरा कराएगा। जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली एक बार हमें सुनना चाहिए, मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच।